गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स में कोशिका के एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम, उसके बारे में पढ़ा रही हूँ। लाइसोसोम, इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। थैली, इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है ना, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों आत्महत्या की थैली कहते हैं? आप इस वीडियो को देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। ये कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है? तो बहुत छोटी होती हैं ये लाइसोसोम, बहुत छोटी होती हैं और कलामयी पुटिकाएं होती हैं। ये पुटिका की भांति होती है, मेम्ब्रेनस वेजाइकल्स की तरह होती हैं। वेजाइकल्स की तरह होती है, मेम्ब्रेनस वेजाइकल्स की तरह होती है, पुट्टिका की तरह होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। अब पूरी कोशिका में, संपूर्ण कोशिका में ये फैली हुई रहती हैं, संपूर्ण कोशिका में ये बिखरी हुई रहती हैं। और इसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, आकार होता है ना, गोलाकार तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये बिखरी हुई रहती है, लगभग गोल गोल ही होती है इसका आकार, है ना। तो इसका जो आकार होता है 0.05 मिली माइक्रोन। कोशिका सूक्ष्म होती है और उससे भी अति सूक्ष्म होता है लाइसोसोम। इसमें इसकी जो प्रकृति होती है फैगोसाइटिक होती है, भक्षण करने वाली होती है, राक्षसी प्रवृत्ति होती है। राक्षस क्या करता है? खा जाता है। तो इसकी प्रवृत्ति भक्षणकारी होती है, फैगोसाइटिक नेचर होता है इसका। नेचर कैसा इसका होता है? फैगोसाइटिक, भक्षणकारी, राक्षस की तरह खाने वाली। और क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसमें 36 प्रकार के, इसमें 36 प्रकार के, 36 टाइप्स के शक्तिशाली, बहुत पावरफुल, 36 बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटनीय इसको बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें उपस्थित होते हैं लाइसोसोम के भीतर। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली होता है ये एंजाइम्स। ये एंजाइम्स इतना शक्तिशाली होता है, इतना विषैला होता है कि जिस किसी के ऊपर पड़ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पड़ गया या राइबोसोम के ऊपर पड़ गया या आपके सेंट्रोसोम के ऊपर पड़ गया या न्यूक्लियस के ऊपर पड़ गया, तो सबको ये खा जाता है, सब वहाँ नष्ट हो जाते हैं, सबको खा जाता है, सब खत्म हो जाता है। ये जब मुंह खोलता है, एक तरह से समझो कि लाइसोसोम क्या है? एक तरह का राक्षस है। कहाँ राक्षस है? कोशिका के भीतर है। इसका क्या काम है कि जो दूसरी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं के भीतर में जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, या आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वेजाइकल्स है, रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूल है, इन सभी को, या उसमें कई बार शुगर होता है, लिपिड्स होता है, फास्फोलिपिड्स होता है, इन सब को ये अपघटन कर देता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। कौन करता है? ये फैगोसाइटिक नेचर होने के कारण ये फास्फोलिपिड को, शुगर को, लिपिड को, न्यूक्लिक अम्ल को, प्रोटीन को, इनके जो बड़े बड़े अणु होते हैं, इतने बड़े बड़े अणु होते हैं, इन बड़े बड़े अणुओं को ये छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लो हमें मकान बनाना है ना, या हमें मिश्री कूटना है, छोटे छोटे तोड़ करके हमको डिब्बा में भरना है, तो बड़ा सा मिश्री का ढेला लाते हैं, उसको छोटे छोटे तोड़ते हैं और फिर उसको डिब्बे में डालते हैं। इसी प्रकार से ये बड़े अणु जो हैं, शुगर का या लिपिड का या न्यूक्लिक अम्ल का या प्रोटीन का या फास्फोलिपिड का, इसको ये बड़े अणु को तोड़ देता है, छोटे छोटे अणुओं में इसको अपघटित कर देता है और फिर इसको ये पचा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। इसको हम अगर कोशिका के राक्षस कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा? राक्षस भी तो मरेगा ना एक दिन। तो जब दूसरे कोशिका को खा जाता है, अपनी टूट फूट वाली कोशिकाओं को खा जाता है, डैमेज कोशिकाओं को खा जाता है, तो इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इसके साथ खुद भी मर जाता है लाइसोसोम, खुद भी चला जाता है। संख्या इसकी क्या होती है? पूरी कोशिका में इसकी संख्या भी कम नहीं होती है, खूब रहती है, या तत्र बिखरी हुई रहती हैं, पूरी कोशिकाओं में फैली हुई रहती हैं, बिखरी हुई रहती हैं, कि जो भी ऑर्गन्स, सेल ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्षतिग्रस्त हो रहा है।
राइबोसोम है, क्षतिग्रस्त हो रहा है। न्यूक्लियस है, क्षतिग्रस्त हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो ठीक प्रकार से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो वैसी स्थिति में जो लाइसोसोम है वहाँ जाता है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है या ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है या सड़ रहा है या विघटन इसका हो रहा है, तो लाइसोसोम यहाँ पहुँचेगा और अब इसके भीतर को जो दीवार है इसको ये फाड़ देगा और इसके भीतर से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ठीक है ना, जल अपघटन एंजाइम्स, इसको ही छोड़ देगा फुहारा की तरह। छोड़ते ही ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जल वो विनाश उसका हो जाता है और ये पच जाता है। और इसके पचने के साथ ये जो लाइसोसोम है यहाँ पर जिसने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म किया है, तो ये भी इसके साथ ही नष्ट हो जाता है। ये फिर बचता नहीं है क्योंकि इसकी दीवार तो फट गई है, इसने अंदर के चीज़ों को डाल दिया है, तो इससे दूसरे को मारा है तो इसको ये खुद भी मर जाता है, अपने आप मर जाता है। इसको मारने वाला कोई नहीं है, ये खुद मर जाता है। ठीक है, याद आ गया समझ में? लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को आत्महत्या की हम थैली कहते हैं। मेम्ब्रेनस पुटिकाएँ होती हैं, पूरी कोशिका में फैली रहती हैं। इसमें 36 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और इसका नेचर फैगोसाइटिक होता है, भक्षणकारी होता है। ऐसे कह सकते हैं कि ये राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति का जो केवल दूसरों को नहीं खाता है, बल्कि जरूरत पड़ती है तो दूसरों को खाने के बाद इसको थोड़ा सा शर्म भी आ जाता है और फिर ये खुद भी खत्म हो जाता है, दूसरे को मार के खुद भी मर जाता है। ऐसे नहीं देखते आतंकवादी अगर किसी को मारने आते हैं तो क्या करते हैं, सब पूरे शरीर में अपना बम बांध देता है और विस्फोट करता है। विस्फोट करने के बाद वो खुद भी उसका नाश हो जाता है। तो ऐसे समझो लाइसोसोम को। ठीक है, समझाने की दृष्टि से बोला है। ठीक है, तो ये इसका नेचर जो होती है, भक्षणकारी कोशिकाएं होती हैं। ये केवल सेल के भीतर जो कोशिकांग है उनका ही भक्षण नहीं करती हैं, बल्कि कई बार तो पूरी सेल को ही खत्म कर जाती हैं, पूरी कोशिकाओं को ही खत्म कर जाती हैं, पूरी कोशिकाओं को निगल जाती हैं। और निगलने के साथ जब कोशिका नहीं रहेगा तो लाइसोसोम कहाँ रहेगा, वो भी खत्म हो जाता है। जैसे अब हम मान लो बूढ़े हो गए तो हमारी बगल की कोशिकाएं हैं वो डैमेज हो गई, ठीक है, या एक्सीडेंट हो गया, या हमारे हाथ कट गए या जल गया तो वहाँ की कोशिकाएं तो क्षतिग्रस्त हो गई। अगर क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं और उसी में रहेंगी तो दूसरे सेल्स को भी ये डैमेज कर देंगी, दूसरी कोशिकाओं को भी सड़ा देंगी। ठीक उसी प्रकार से समझो, जैसे हमारे टोकरी में एक आलू सड़ा हुआ है, ठीक है, तो सड़ा हुआ आलू के कारण दूसरे आलू भी सड़ जाएंगे, तीसरे भी सड़ जाएंगे, चौथे भी सड़ जाएंगे, सड़ेंगे कि नहीं? तो क्या करते हैं, हम उसको चून बीन करके फेंक देते हैं, दूसरे आलू बच जाता है या दूसरा एप्पल हमारा बच जाता है जो सड़ा हुआ है। इसी प्रकार से लाइसोसोम क्या करता है कि जो कोशिकांग काम नहीं कर रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, है ना, तो वो क्या करता है, उसको निगल जाता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसकी सफाई कर देता है। जैसे कौवा नहीं है ना, कोई मांस उस का टुकड़ा इधर उधर पड़ा रहता है, गंदगी उधर पड़ा रहता है, चोच करके खा जाता है। इसी प्रकार से ये राक्षस लाइसोसोम एक एक करके चुन करके उसको ख़त्म कर देता है, उसके साथ ही खुद भी ख़त्म हो जाता है, खुद भी बर्बाद हो जाता है। ये तो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा और खुद भी मरूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं मरूंगा। तो क्या करता है कि जो सेल्स डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, पुरानी पड़ चुकी है, काम नहीं करता है, उनको भी डिकम्पोज कर देता है, उनको भी डाइजेस्ट कर जाता है, उनको भी पचा जाता है। कैसे पचाता है? क्योंकि इसमें 36 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो कोशिकाएं मर जाती हैं और जिनको लाइसोसोम ने खा के ख़त्म कर दिया, लाइसोसोम भी स्वयं ख़त्म हो गया है, उसकी थैली फट गई है और खुद विनाश उसका हो गया है, तो क्या करता है ये, उस प्रोसेस को सेल नेक्रोसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेल नेक्रोसिस, कोशिका नेक्रोसिस कहते हैं। इसका नाम क्या है? कोशिका नेक्रोसिस। याद आया? क्या नाम है इसका? कोशिका नेक्रोसिस कहा जाता है। पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करना लाइसोसोम का काम है और इस प्रक्रिया को सेल नेक्रोसिस कहा जाता है। और इसके बाद ये जो लाइसोसोम है खुद भी ख़त्म हो जाता है, खुद भी मर जाता है। ये इसीलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं हम लाइसोसोम को? सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली इसको हम
कहते हैं। पुरानी कोशिकाएं जब ये ख़त्म कर देती है, पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं, तो वो जगह खाली हो जाता है, और वो जगह खाली होने के बाद फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जैसे घाव है वो भर जाता है। भरने का मतलब क्या हुआ कि पहले यहाँ गड्ढा था, कोशिकाएं ख़त्म हो गई थी, मर गई थी, उनको लाइसोसोम ने खा के ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब वहाँ पर जब पुरानी कोशिकाएं मर जाएंगी तो रिक्त तो स्थान पड़ा नहीं रहेगा ना, उस रिक्त स्थान को नई कोशिकाओं के द्वारा, नई कोशिकाएं उस पुरानी कोशिकाओं की जगह पर अपना स्थान ले लेती हैं। ठीक वैसे समझो, जैसे दादाजी की मृत्यु जब हो जाती है तो उसका स्थान उस घर में कौन लेता है? उसके पिताजी। पिताजी की मृत्यु कौन हो जाती है तो उसका स्थान कौन लेता है? उनका बेटा। बेटा मर जाता है तो उसका स्थान कौन लेता है? पोता। तो सेम प्रक्रिया हमारे शरीर में भी चलते रहता है। जब कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं, डैमेज्ड हो जाती हैं, काम की नहीं रहती हैं, तो उस स्थिति में लाइसोसोम पूरी कोशिकाओं को निगल जाता है, जिसको हम सेल नेक्रोसिस कहते हैं। वो जगह खाली हो जाता है और वहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और फिर उसके भीतर जो लाइसोसोम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या वैक्यूल है, उन सारी रचनाओं का निर्माण होता है। ये सब प्रकृति प्रदत्त प्रक्रिया है। प्रकृति के नियम को समझो तो आश्चर्य लगता है कि भगवान ने कैसे हमारे शरीर के भीतर की सफाई की भी व्यवस्था कर रखी है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मर गया, तो उसको कौन श्मशान घाट पहुंचाए, कौन उसको कब्र तक ले जाएगा? तो कब्रगाह तक ले जाने के लिए उन्होंने एक राक्षस को तैनात कर दिया है। मैं तो राक्षस ही कहूँगी इसको, या आप लोग और कोई दूसरा नाम रखो भले ही, क्योंकि इस राक्षस को तैनात कर दिया है जिसके डर से, जिसके भय से दूसरे ऑर्गेनिल्स काम करते हैं। लेकिन जब उनकी उम्र हो जाती है, जब वो मर जाते हैं, तो उसको खाने के लाइसोसोम आ जाता है, वहाँ की साफ सफाई कर देता है, दूसरा ऑर्गेनिल्स के लिए स्वच्छ शुद्ध वातावरण मिल जाता है, शुद्ध जगह मिल जाती है, और सभी फंक्शंस ठीक प्रकार से करते हैं। समय के साथ धीरे धीरे कोशिकाएं भी पुरानी पड़ जाती हैं, कोशिकाएं भी डैमेज्ड हो जाती हैं, उनको भी लाइसोसोम खत्म कर देता है, और उसके साथ लाइसोसोम खुद भी मर जाता है, खुद भी उसकी खत्म हो जाती है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं, है ना, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। तो आज मैंने लाइसोसोम के बारे में डिटेल से बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगले वीडियो में बताऊंगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं और किस प्रकार से वो फंक्शन करता है। फिर मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, ठीक है? ओके, बाय बाय।